नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए ना, किस बात की देर करते हैं। आज से हम लोग 02 हीरो हिंदी सेशन चल रहा है। ठीक है, हिंदी का एक क्लास चल रही है। हिंदी जो है एकदम हिंदी किसे कहते हैं वहां से शुरू की जा रही है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है या बोर्ड परीक्षा है उसमें हिंदी जो भी पूछता है वो यहाँ से आ सकता है। ठीक है, हम लोग आज से हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है? हिंदी व्याकरण। एकदम शुरू से हिंदी किसे कहते हैं वहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि हिंदी एक भाषा, हिंदी क्या है? एक भाषा है। क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी किसे कहते हैं तो बताइएगा हिंदी एक क्या है? भाषा है। कोई कोई होते हैं क्या क्या बता देते हैं हिंदी एक सब्जेक्ट है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। हिंदी एक भाषा और साथ ही साथ क्या है? विषय है। ठीक है, उसी तरह से हिंदी जो है इनके कौन जन्मदाता है, कौन इनके पिता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, हिंदी के पिता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे है हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आगे है हिंदी शब्द अरबी, फारसी या पारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो है अरबी, पारसी और फारसी ये सबसे क्या है? टूटकर बना है। ठीक है, आगे कहता है कि हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस वास्तव में कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, लेकिन विश्व स्तर पर जो हिंदी है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि भाषा क्या है। हिंदी तो जान गए, हिंदी जान गए। अब हम लोग समझते हैं क्या भाषा किसे कहते हैं। तो कहता है कि हम अपने मन के भाव या विचार को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब हम अपने मन की बात है और उसे किसी के बारे में किसी को समझाना चाह रहे हैं, विचार को प्रकट करना चाहते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। ठीक है, और भाषा के जो है मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन होते हैं? एक होते हैं मौखिक, एक लिखित होते हैं और एक सांकेतिक होते हैं। अब मौखिक का मतलब बोलकर बताया जाता है उसे मौखिक कहा जाता है। जो लिखकर बताया जाता है भाषा को उस भाषा को लिखित कहा जाता है। और जो संकेत के द्वारा, इशारे के द्वारा बताया जाता है उसे सांकेतिक कहते हैं। देखिए उसी तरह से लिखा हुआ है मौखिक। ठीक है, मन के भाव या विचार को जब बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे है लिखित। लिखित भाषा क्या है? तो कहता है कि जब हम अपने मन के भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, देखिए बोलकर प्रकट करेंगे तो मौखिक और लिखकर प्रकट करेंगे तो लिखित। ठीक है, उसी तरह से है सांकेतिक। सांकेतिक तो कहता है कि जब हम अपने मन या भाव के विचार को संकेत या इशारा के रूप में, अगर किसी कोई व्यक्ति है और उसे इशारा के रूप में आप प्रकट कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो भाषा तो है लेकिन कैसा है? सांकेतिक है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई गूंग है, ठीक है, जो बोल नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे? या तो लिख के बताएंगे और नहीं तो फिर इशारा से बताएंगे। ठीक है, तो लिखित और सांकेतिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हो सकते हैं कोई ऐसे होंगे जो लिख नहीं पाते होंगे, बोलकर और इशारा से कर पाएंगे। ठीक है, कोई ऐसे होंगे जो जिनके पास हाथ नहीं है तो इशारा कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए या तो बोल पाएंगे और लिख भी तो नहीं पाएंगे, हाथ नहीं है तो इस तरह से अपने अपने भाषा को प्रकट करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे कहता है कि मातृभाषा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन पहले तो भाषा था लेकिन अब क्या है? मातृभाषा। तो कहता है कि जो भाषा हम अपने माता पिता या परिवार से सीखते हैं उस भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मातृभाषा किसे कहते हैं तो जो भाषा अपने माता पिता और परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है राजभाषा। क्या है? राजभाषा। तो कहता है कि सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अब सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है, जो क्या बोलते हैं ब्लॉक में काम हो रहा है, डीएम ऑफिस में काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है सरकारी, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय भाषा। तो राष्ट्रीय भाषा समझिएगा, किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ भारत है, भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारा देश का जो राष्ट्रीय भाषा है वो कैसा है? हिंदी है। ठीक है,
तो वही कह रहा है कि किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारा जो भाषा है कैसा है, हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, नोट में कहता है हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा माना गया है, लेकिन इसे संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है कि हमारा जो भारत है उसका राष्ट्रीय भाषा क्या होगा, हिंदी होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कह रहा है संविधान के 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं की उल्लेख है। 8वां जो अनुसूची है हमारे संविधान में, जो अनुसूचियां हैं उसमें 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आगे है कि हम बोल तो दिए, लिखेंगे ना, तो जब लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। कहता है कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे उस भाषा का लिपि कहा जाता है। ठीक है, अब हम तो बोल दिए, तो बोल दिए तो क्या हो गया, भाषा हो गया। लेकिन अब लिखना है तो कहता है कि किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहा जाता है। ठीक है, या उसी को दूसरी परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, भाषा के लिखने की तरीका को लिपि कहा जाता है। जैसे में आप देख सकते हैं ये जो है हिंदी में लिखा हुआ है, वह जा रहा है, वो क्या है, हिंदी में है। यहाँ पे देखिएगा स गच्छति संस्कृत में है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी वह जा रहा है, ये भी क्या है, लिपि ही है, लेकिन ये उर्दू में है। ठीक है, और यहाँ पे है ही इज गोइंग, मतलब वो जा रहा है। देखिएगा यहाँ पे जो है ये दोनों है, वो देवनागरी लिपि में है, ये जो है क्या बोलते हैं, फारसी लिपि में है, और ये रोमन लिपि में है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए, जैसे में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये सब किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, उसी तरह से हिंदी, जर्मनी, फ्रेंच, ये सब जो है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, आप जैसे में एग्जाम जब भी देने जाते होंगे, अगर इंग्लिश में लिखते होंगे तो लिखते होंगे क्या, रोमन, रोमन, इस तरह से लिखते होंगे। अगर हिंदी में एग्जाम देना है तो लिखते होंगे देवनागरी। ठीक है, देवनागरी इस तरह से लिखते होंगे। आगे उसी तरह से अगर जब भी उर्दू है तो उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। क्या, फारसी लिपि में, फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर होती है। ठीक है, उसी तरह से पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और बांग्ला जो है वो बांग्ला में ही लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है व्याकरण किसे कहते हैं। उतना देर से तो हम जान रहे थे कि हिंदी किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, लेकिन अब समझते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। और अधिकतर क्या करते हैं कि यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन देखिए पीछे हम लोग कितना कम जान रहे थे, आज से जानेंगे। ठीक है, तो व्याकरण किसे कहते हैं, कहता है कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण क्या है, वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए बताता है या सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से कहता है कि हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा है। देखिए व्याकरण जो है ना, संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है और इंग्लिश में, जिसको ग्रामर कहा जाता है। तो हिंदी में जो है वो कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा चिन्ह विचार है। ठीक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार, सभी को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग क्या, वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी। तो कहता है सबसे वर्ण विचार में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। कहता है कि भाषा का वह इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में अ, आ, ई, ओ, अरे आधा च, आधा छ, इस तरह से आधा क, आधा ख, इस तरह से जो भी हो क्या है, वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे है वर्णमाला, अल्फाबेट। ठीक है, तो कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो है, वर्ण को सब क्रमबद्ध तरीके से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से जो व्यवस्थित किया गया है उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनि होते हैं। जो हिंदी में होते हैं वो वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है, जैसे स्वर है वो 11 है, यहाँ पे स्पर्श जो है वो 25 है, अंतस्थ व्यंजन जो है 4, उसमें व्यंजन 4, संयुक्त वर्ण 4 है, अयोगवा 2 है, और
द्विगु कितने हैं? 2 है। कुल मिलाकर 52 वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। आगे है वर्ण के भेद। वर्ण तो पढ़ लिया, अब इसके क्या पढ़ते हैं? प्रकार पढ़ते हैं। तो वर्ण का भेद, वर्ण जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण पढ़ते हैं। तो स्वर वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः या बिना किसी वर्ण के सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा वर्ण जिसका किसी के सहारा ना लिया जाता हो, उसे स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसे में एक सा एग्जाम्पल है अ, आ, ई, उ, ऊ, ये छोटा वाला री, और ए, आई, ओ, औ, ये जितने भी हैं वो कुल इसका संख्या कितने हैं? 11 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। तो 11 जितने भी है सब क्या है? स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, आगे कहता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर्ण वर्ण के 2 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, कोई के ज्यादा बोलने में देर लगता है, कोई को कम देर लगता है। इस आधार पर, उच्चारण के आधार पर क्या कर दिया गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया है। तो एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। दीर्घ शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं दीर्घ। ठीक है, दीर्घ स्वर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका। आगे कहता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? स्वर पढ़ लिया, पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में क्या लगता हो? कम समय लगता हो, कम मात्रा लगती है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे में ओ। अब यहाँ पे देखिएगा स्वर कितने थे? यहाँ पे देखिएगा स्वर जो है ओ, आ, इसमें ज्यादा समय लग रहा है। तो ज्यादा समय लग रहा है वो तो दीर्घ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ओ, इसमें कम समय लगता है। ई, उ, री। ठीक है, बहुत कम समय लगा, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यहाँ पे कुछ वीवीआई पॉइंट है जिसको केपीएस पॉइंट भी कह सकते हैं। केपीएस पॉइंट का मतलब है, केपीएस का मतलब मेरा नाम नहीं, बल्कि कोई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या एक मातृ स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि ह्रस्व स्वर को और किन नामों से जाना जाता है, तो उसको मूल स्वर कहा जाता है, और नहीं तो या एक और नाम है, एक मातृ स्वर। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है दूसरा, ह्रस्व स्वर का संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। आपको तो ह्रस्व स्वर पढ़ा दिया गया, लेकिन कितने होते हैं इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसी को केपीएस पॉइंट कहा गया। कोई पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे केपीएस मेरा नाम भी है। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, कुछ ज्यादा देर लगता है, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में अ बोलने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन आ थोड़ा ज्यादा देर तक बोलना पड़ा। ई, उ, ए, ओ, औ थोड़ा ज्यादा समय लगा, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल 11 थे, जिसमें से 4 पहले ही चल गए हैं। अब कितने बचे हैं? 9 बचे। तो 2 2 4 2 6 एक 7, सॉरी 4 यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है, 9 गलती से बुला गया। ठीक, आगे कहता है सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। सजातीय क्या होता है आइए समझते हैं। जब भी अगर दोनों एक एक हो तो उसे सजातीय कहा जाता है। दोनों एक ही हो तो सजातीय, और अलग अलग हो तो विजातीय कहा जाता है। तो सजातीय में जैसे में अ मिलके क्या बनता है? आम बनता है। ई मिलके बड़ी बनता है। उ मिलकर बड़ी उ बनता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे विजातीय क्या हो जाता है कि अ में ई मिलता है तो ए बनता है, अ में ए मिलता है तो आय बनता है। ठीक है, अ में उ बनता है तो ओ बनता है। और यहाँ पे शायद ना दिख रहा होगा, इसलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अ में ओ जुड़ता है तो यहाँ पे एक चिन्ह होगा। ठीक ना, ओ जुड़ता है तो अ बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कुछ इसका नोट पॉइंट है। क्या है? दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर भी कहा जाता है। यहाँ पे देखे थे कि ह्रस्व स्वर को एक मात्री स्वर कहा जाता है, और यहाँ पे दीर्घ स्वर को द्विमात्री स्वर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 मात्रा की तरह ज्यादा समय लगता है, 2 मात्रा के जितना समय लगता है, इसलिए द्विमात्री स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहता है कि जिन वर्ण का उच्चारण
स्वर वर्ण की सहायता से होती है उस वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। देखिएगा, स्वर वर्ण हम लोग समझे कि जिसका कोई सहायता ना करता उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और इसमें कहता है कि जिसमें स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार भी है। कुल कितने प्रकार है? 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन समझते हैं। कहता है कि जिस वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, यहाँ पे और कॉमा में कर दीजिएगा, दंत आदि से स्पर्श होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिसमें टच करता है इसलिए उस व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप जान रहे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जितने भी क से लेके म तक है वो सब क्या आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, और इसके यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसके उच्चारण स्थान भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको लिखेंगे के टी एम 2, KTM 2 याद करने का। देखिए क से कवर्ग, क से कंठ, के से क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, उसके बाद च से चवर्ग और उस टी से क्या हो जाएगा? तालु। देखिए क से कंठ, त से तालु, एम से मूर्धा, ठीक है, और डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इस तरह से हम लोग याद करेंगे। इसका एक ट्रिक है KTM 2, KTM 2, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा और डी से दंत, ओ से ओष्ठ। इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, अब कैसे? पहले क आता है इसलिए च, उसके बाद च, ट, त और प आता है, तो KTM डी ओ मैंने 2, KTM 2। अब इसको याद रखेंगे, के से कंठ, यहाँ पे नहीं देखेंगे, उसके बाद भी देखिए KTM 2, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इस तरह से क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। आगे देखिएगा, इसके कुछ KPS पॉइंट भी है। KPS पॉइंट का मतलब है कोई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसको तो स्पर्श व्यंजन को 5 वर्णों में बांटा गया है। ठीक है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्ग में बांटा गया इसलिए क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। इसमें देखेंगे दूसरा अंतस्थ व्यंजन। पहला हम लोग देख लिए स्पर्श व्यंजन, अब दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। कहता है कि य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, नोट में लिखेंगे य और व जो है ये अर्ध स्वर होते हैं, ये वाई और डब्ल्यू जो है क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। ठीक है, कद अंतस्थ, अंतस्थ मतलब अंदर तो होता है, य अंदर से आवाज तो आता है, और इसको याद करने के लिए य से लेके व तक। ठीक है, इस तरह से क्या कर लेंगे? ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। अब है जिस व्यंजन में उष्मा निकलता है इसलिए उस व्यंजन को क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे में तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंडी सा, ह को उस व्यंजन कहा जाता है। उस व्यंजन की परिभाषा होता है कि जिस व्यंजन को, जिस वर्ण को बोलते समय हमें उष्मा प्राप्त होती है उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स बोलते हैं तो अंदर से क्या आता है? गर्म हवा आता है, इसलिए उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे संयुक्त वर्ण। जो वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे छ, संयोगी छ इसको कहा जाता है, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे श्री लिखते हैं ना, तो ये वाला जो श्र है वो छ कैसे बनता है? क और स मिलकर क्या बनता है? छ बनता है। त्र जो है आधा त और र मिलकर त्र बनता है। ठीक है, उसी तरह से ज्ञ जो है ज व मिलकर ज्ञ बनता है, और श्र जो है स और र, तलाबी स और र मिलकर श्र बनता है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखिएगा हम लोग द्विगुण वर्ण। क्या है? द्विगुण वर्ण। कहता है कि ड और ड को द्विगुण कहा जाता है। ड के नीचे बिंदु लगने से अड़ पढ़ा जाता है, और ढ को नीचे बिंदु लगने से ढ पढ़ा जाता है। ठीक है, नोट करता है कि ड और ढ का प्रयोग शब्द के बीच या अंत में होता है, शुरू में नहीं होता है। कह रहा है कि कभी भी अड़ से कोई शब्द नहीं होता है। आप हो सकता है बचपन में मम्मी पापा या जो भी भैया दीदी होंगे पढ़ाए होंगे कि अड़ से कुछ भी नहीं होता है। अड़ के नीचे कुछ भी बिंदु होता है और अड़ से कुछ भी नहीं होता है, ढ से भी कुछ भी नहीं होता है। अंत में हो सकता है जैसे में जड़, और अंत हो सकता है, बीच में हो सकता है जैसे पढ़ाई। ठीक है, लेकिन शुरुआत कभी नहीं हो सकता है। ये क्या है?
स्पेशल पॉइंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे है अयोगवाह। क्या? अयोगवाह। कहता है कि अन और अह को अयोगवाह कहा जाता है। जो स्वर है, स्वर में जो सबसे अंत में रहता है अन और अ, इसी को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। अब अन को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। जो अन है उसको अनुस्वार, और यहाँ पे जो ह की तरह है वो विसर्ग कहलाता है, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिख दिया गया है, टेंशन ना लीजिए। और आपका क्या होता है? वर्ण समाप्त होता है, ठीक है। आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी सहपाठी हैं उनके साथ क्या करें? शेयर करें, ताकि बिहार के कोई भी, बिहार ही नहीं बल्कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट जो है हिंदी में पीछे ना रहे, ठीक है।